Hello student, I am Ragini Gupta from Lalita Prasad Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College Bulandshahr. My subject is economics. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण इस टॉपिक को समझाऊंगी। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारे दो शब्द आए, पूर्ण प्रतियोगिता और संतुलन कीमत। हालांकि इस चैप्टर के बारे में हम इस टॉपिक के पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे इसकी आपको देती हूँ। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा है जिसमें सभी वस्तुओं का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण होता है वो उद्योग करती हैं और उद्योग मूल्य का निर्धारण करके फर्मों को मूल्य दे देती हैं। तो हर फर्म केवल उसी मूल्य पर बेचेगी जो उद्योग देती है। तो पूरे बाजार में एक वस्तु का एक ही मूल्य होता है। दूसरा इसका कि इसमें जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो एकदम समरूप होती हैं। उसमें वस्तुओं की वैरायटी नहीं मिलेगी आपकी दुकानों पर। माना ये डस्टर किसी दुकान पे ये मिलता है तो हर दुकान पे आपको यही डस्टर मिलेगा। ठीक है, कोई तरह तरह के डस्टर आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें क्रेता विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और उन क्रेता विक्रेताओं को बाजार संबंधी दशाओं का पूरा ज्ञान होता है। ठीक, इसमें जो फर्में होती हैं, फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, चाहे कितनी भी फर्में इसमें आ जाए चाहे चली जाए। तो ये तो मैंने आपको बताया पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ संतुलन कीमत। तो संतुलन कीमत वो होता है जो क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है उस बिंदु पर जो कीमत निर्धारित होता है उसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मार्शल ने वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के पारस्परिक संबंध द्वारा निर्धारित होता है ऐसा बताया। लेकिन क्या इससे पहले, मार्शल से पहले और भी अर्थशास्त्री थे, उनमें यह मतभेद था कि वस्तु का जो मूल्य है वस्तु की सीमांत उपयोगिता अर्थात मांग पक्ष, ठीक, और वस्तु की सीमांत लागत यानी कि पूर्ति पक्ष। तो कोई मांग सीमांत उपयोगिता से कहता था और कोई सीमांत लागत से कहता था। उनमें आपस में मतभेद चल रहा था। तो मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री आए जिन्होंने इन दोनों का समन्वय किया और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तो उस दृष्टिकोण में उन्होंने बताया कि वस्तु का मूल्य वस्तु की मांग व पूर्ति के पारस्परिक संबंध द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है बच्चों, अब जाते हैं इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया मार्शल ने। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कागज को अगर काटते हैं तो कागज को कैंची से हमने ऐसे काटा, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस कागज को ऊपर वाले फलके ने काटा या नीचे वाले फलके ने? हम ये नहीं बता सकते, बल्कि हम यही कहेंगे कि इस कागज को नीचे ऊपर वाले दोनों फलकों ने काटा। तो ठीक इसी प्रकार वस्तु का जो मूल्य है वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, इन दोनों के संबंध के द्वारा। और ये जो वस्तु की मांग और पूर्ति है ये बाजार की शक्तियां हैं। तो इन्हीं शक्तियों से किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण होता है। तो अब हम पहले वस्तु की मांग के बारे में जानते हैं। तो वस्तु की मांग के संबंध में दो मुख्य प्रश्न हैं। पहला है उपभोक्ता वस्तु की मांग क्यों करता है। तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि वस्तु की मांग क्यों करता है। जब उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु में क्या उपयोगिता होती है तो वो उसकी डिमांड करता है और जितनी उपयोगिता होगी उतनी डिमांड करेगा उस हिसाब से। ठीक है, और अगर जिस वस्तु में उपयोगिता नहीं होगी तो उसकी डिमांड नहीं करेगा। दूसरा प्रश्न है कि वह वस्तु का अधिक से अधिक कितना मूल्य देने को तैयार होता है। तो इसका उत्तर भी यही है कि कोई भी क्रेता या उपभोक्ता किसी भी वस्तु का क्या कहते हैं कितना मूल्य नहीं होता है, यानी जो वस्तु की उपयोगिता होती है उस उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार होता है। ठीक, और अगर हम किसी भी वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, जैसे पहली सेब खाई उससे हमको उपयोगिता ज्यादा मिली, दूसरी खाई उपयोगिता कम मिली, तीसरी खाई उपयोगिता और कम मिली, तो उपयोगिता हमारी भिन्न भिन्न है, तो हम हर वस्तु का भिन्न भिन्न मूल्य तो नहीं देंगे, है ना। तो वस्तु का जो सीमांत उपयोगिता होगी यानी जो हमारी अंतिम इकाई होगी उससे जो हमको तुष्टिगुण मिलेगा हम प्रत्येक सेब का या प्रत्येक वस्तु का मूल्य उतना ही देंगे। यानी उपभोक्ता की तरफ से वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होगा वो सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होगा। तो ये वस्तु के मूल्य की मैक्सिमम क्या कहते हैं हमारी रेट है, ये अधिकतम मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होगा। अब वस्तु की जो मांग है मांग के नियम से नियंत्रित होती है। जैसे मांग का नियम क्या कहता है कि जब कीमत अधिक तो मांग कम, कीमत कम तो मांग अधिक। तो इसमें मैंने इससे क्या स्पष्ट हुआ कि वस्तु की मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे को उल्टे जा रहे हैं। तो जो वस्तु का कहते हैं संबंध उल्टा होता है अर्थात ऋणात्मक होता है तो उस वस्तु का ढाल जो है वस्तु की वक्र का ढाल ना, उस वक्र का ढाल हमारा बाएं से दाएं कहते हैं नीचे को गिरता हुआ होता है। ये डी से डिमांड यानी डी वक्र, तो डी वक्र
वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है। तो क्यों गिर रहा है नीचे को? क्योंकि हमारा मांग और कीमत में विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। ठीक है, तो अब हम वस्तु की पूर्ति के बारे में समझेंगे। तो वस्तु की पूर्ति के संबंध में भी हमारे दो प्रश्न हैं कि कोई भी उत्पादक या विक्रेता वस्तु का मूल्य क्यों लेता है। तो इसका उत्तर भी ये है कि कोई क्यों लेता है कि जब कोई भी उत्पादक या विक्रेता कोई वस्तु को बनाएगा या बेचेगा तो उसमें उसकी कोई ना कोई लागत लगी हुई है। तो जब जो लागत लगी है तो कम से कम वह लागत के बराबर मूल्य अवश्य लेना चाहेगा, है ना। लागत लगती है इसलिए वो उसका मूल्य लेना चाहेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है वह वस्तु का कम से कम कितना मूल्य लेने को तैयार होता है। तो इसका उत्तर भी यही आएगा, कहते हैं वस्तु की मांग की तरह से, कि जो वस्तु की जो सीमांत लागत है वह उतना मूल्य अवश्य लेने को तैयार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये हमारा मांग पक्ष में हमारा मैक्सिमम मूल्य क्या था, वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर, और पूर्ति पक्ष में वस्तु का न्यूनतम मूल्य क्या है, वस्तु की सीमांत लागत के बराबर। यानी माना हमारा सीमांत उपयोगिता ये है और सीमांत लागत ये है, तो इन दो सीमाओं के बीच ही कहीं मूल्य का निर्धारण होगा। कि जिस प्रकार वस्तु की मांग के नियम से नियंत्रित होती है, उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति भी पूर्ति के नियम से नियंत्रित होती है। तो पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु की कीमत अधिक होती है तो पूर्ति भी अधिक होती है। ठीक, और यदि पूर्ति हमारे कहते कीमत कम होती है तो पूर्ति भी कम होती है। ऐसा क्यों होता है? जब कीमत ज्यादा होती है तो हर उत्पादक या विक्रेता ये चाहता है कि मैं अपना माल ज्यादा से ज्यादा बेचूं ताकि मुझे लाभ अधिक मिले, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध निकल के आता है। सीधे संबंध को हम धनात्मक संबंध भी कहते हैं। तो जब इसका संबंध हमारा धनात्मक होगा या सीधा होगा तो उसमें वक्र का ढाल कैसा होगा, यानी पूर्ति वक्र का ढाल कैसा होगा? तो पूर्ति वक्र का ढाल बाएं से दाएं ऊपर को उठता हुआ होगा। ये एज सप्लाई। अभी हमने वस्तु की मांग और पूर्ति के बारे में समझा। ठीक है, अब हम मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा सामने कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है हम ये समझेंगे। तो वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होगा तो वो वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि MU, मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारी अधिकतम सीमा होती है, और सीमांत लागत MC, ये हमारी निम्नतम सीमा होती है। तो इन दो सीमाओं के बीच जहां भी हमारा क्या आते हैं D बराबर S होगा, वहीं पर हमारा मूल्य का निर्धारण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको ये जो मूल्य निर्धारित होगा, इस मूल्य को हम उस समय का बाजार मूल्य कहेंगे। ठीक है, अब हम इसको एक सारणी से समझ सकते हैं। तो सारणी में यहाँ पर डिमांड दिखाई गई है, यहाँ प्राइस दिखाया गया है और यहाँ पूर्ति दिखाई गई है। और इस सारणी से हमको ये समझ में आता है कि जैसे जैसे मूल्य हमारा कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, और जैसे जैसे मूल्य कम हो रहा है वैसे वैसे पूर्ति भी हमारी कम हो रही है। तो इसमें हमारा कहते हैं डिमांड जो बढ़ रही है वो इस दिशा में बढ़ रही है और मूल्य हमारा इस दिशा में बढ़ रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि मांग और कीमत में उल्टा संबंध है, जैसा कि मैंने वस्तु की मांग आपको समझाते हुए बताया था। और यहाँ पर हमारी सप्लाई ऐसे बढ़ रही है नीचे से ऊपर की ओर। तो हमने देखा कि कीमत और S ये दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में आपस में सीधा संबंध है। ठीक है, तो अब हम इसको कहते हैं ऐसे भी अब और समझते हैं कि जब मूल्य हमारा 10 रुपए यानी अधिक है तब डिमांड कितनी है हमारी 100 रुपए, सप्लाई है हमारी 500। तो सप्लाई 500 है, तो जब जो चीज अधिक होती है वही लोग प्रतियोगिता करते हैं। तो प्रतियोगिता कौन करेगा, उत्पादक या विक्रेता। तो इन दोनों में प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता किस बात की होगी, अपना माल पहले बेचने की। और जब जो माल अपना पहले ज्यादा बेचना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अपने मूल्य को घटाएगा, तभी तो ज्यादा बिकेगा। तो वो अपना मूल्य 10 से घटाकर 8 करेगा। ठीक है, तो उसने मूल्य अपना 10 से घटाकर 8 किया। जब मूल्य 8 हो गया घटकर तो हमारी डिमांड बढ़ गई और तब हमारी पूर्ति कम हो गई। मूल्य के घटने पर पूर्ति कम हुई और डिमांड बढ़ी। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ पर 200 और 400 में अभी भी हमारा डिफरेंस चल रहा है। तो इसका मतलब प्रतियोगिता जो है उत्पादकों में अभी भी जारी है। ठीक है, तो जब प्रतियोगिता जारी है तो फिर मूल्य और घटेंगे। तो मूल्य 8 से घटकर 6 हो गया। ठीक है, तो जो मूल्य 8 से घटकर 6 हो गया तब हमारी क्या कहते हैं डिमांड बढ़ गई, 200 से बढ़कर 300 और सप्लाई 400 से घटकर 300। तो यहाँ पर हमारा ये मूल्य जो कहते हैं डिमांड और सप्लाई जो है ये दोनों बराबर हो गए। किस मूल्य पर हुआ, 6 मूल्य पर। तो ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया। अब अगर मूल्य हमारे बहुत ज्यादा नीचे डाउन हो जाए
तो हम नीचे से भी इसकी स्टडी करते हैं। तो जब मूल्य हमारा कम है तो मांग हमारी ज्यादा और पूर्ति कम। तो जब हमारी ज्यादा क्या है इसमें, मांग, तो प्रतियोगिता किसमें होगी, उपभोक्ताओं में। तो जब उपभोक्ताओं में प्रतियोगिता होती है तो रेट बढ़ते हैं, जब उत्पादकों में प्रतियोगिता होती है तो रेट गिरते हैं। तो अब प्रतियोगिता उपभोक्ताओं में चल रही है तो रेट हमारा बढ़कर 2 से लेकर 4 हो गया। तो जब हमारा रेट बढ़ा तो डिमांड हमारी कुछ कम हो गई, 500 से घटकर 400 हो गई, और सप्लाई हमारी बढ़ गई 100 से बढ़कर 200। लेकिन अभी भी यहाँ पर डिफरेंस है। जब डिफरेंस है तो इसका मतलब हमारी प्रतियोगिता भी जारी है। तो जब प्रतियोगिता जारी है तो मूल्य हमारे 4 से बढ़कर 6 हो गया। 6 मूल्य होने पर हमारी डिमांड 300, सप्लाई 300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 रुपए पर हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है। तो मूल्य क्या निर्धारित हुआ, 6। ठीक, अब हम इसी को क्या आते हैं, एक उसके रेखा चित्र के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। तो पहले हम एक डिमांड वक्र डालते हैं और फिर एस वक्र डालेंगे। तो डीडी वक्र कैसे डालेंगे, जैसे 10 रुपए मूल्य पर कितना डिमांड है हमारी, 100। ये मैंने आपको ये बना के रखा हुआ है पहले से। तो यहाँ पर मूल्य हमारा क्या है, ये है 10 और डिमांड कितनी, 100। तो 100 पर हमने यहाँ पे 10 और 100 के ये निशान लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद में 8 रुपए पर डिमांड है हमारी 200। तो हम 8 रुपए पे आ जाते हैं, डिमांड हमारी यहाँ से 200। तो यहाँ हमने एक बिंदु बना दिया। और 6 रुपए पर डिमांड है हमारी 300। तो ये 6 रुपए है और डिमांड हमारी ये 300। ठीक है, अब क्या थे, 4 रुपए पर हमारी डिमांड कितनी है, 400। तो 4 रुपए ये रहे और 400 ये रहा, ये डिमांड हो गया। अब यहाँ पर 2 रुपए पर डिमांड है 500। तो ये 2 रुपए है और ये है 500, ये हो गया हमारा। अब हम इस बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ये मिलाने पर हमारी डीडी वक्र तैयार हो गया। डीडी वक्र या रेखा तैयार हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम सप्लाई रेखा भी डाल देंगे। तो सप्लाई रेखा डालेंगे 10 रुपए पर कितनी, 500। तो 10 रुपए पर 500, ये देखिए ये 500। ठीक है, और 8 रुपए पर 400। तो ये 8 रुपए है और ये 400। अब यहाँ पर 6 रुपए पर 300। तो ये हमारा वही बिंदु आ गया, दोनों का सेम बिंदु आ गया, क्योंकि ये मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। 4 रुपए पर 200, ये 4 है और ये 200 है, ये आ गया। ठीक, और 2 रुपए पर 100। तो 2 रुपए पर 100। अब हम इस रेखा को भी मिला देते हैं। ये वक्र बन गया हमारा SS। ये पूर्ति रेखा या वक्र हमारा बनकर तैयार हो गया। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वो हमारा ई बिंदु, इक्विलिब्रियम, सामने है, ये हमारा बनकर तैयार है। 6 रुपए पर हमारी मांग और पूर्ति दोनों 300 है। ठीक है, अब हम एक 8 रुपए पर इस रेखा से क्या समझ में आया कि 8 रुपए पर हमारी कहते हैं डिमांड कम है। ये देखिए डिमांड कम है, यानी D लेस देन S, कहते हैं S। ठीक है, तो सप्लाई से हमारी डिमांड कम है। और 4 रुपए पर हम देखते हैं ये आते हैं हमारे D ग्रेटर देन C, S, यानी हमारी डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है। ये हमारी अस्थायी दशाएं हैं। ये तो स्थायी दशा तो हमारी 6 रुपए पर 300 रुपए मूल्य के निर्धारण की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप।